चाहे जो भी मीडियम हो, चाहे जो भी माध्यम हो, चाहे जो भी माध्यम हो, अंग्रेजों के जमाने में सभी कला माध्यमों पर सेंसरशिप थी। अंग्रेजों ने ये तय कर रखा था कि एक खास सीमा तक ही आप अपने कंटेंट को प्रदर्शित कर सकते हैं। चाहे आप अखबार निकालते हो, चाहे पत्र पत्रिकाएं निकालते हो, चाहे अन्य किसी कला रूप में आप अपने को प्रस्तुत करते हो। उद्देश्य ये था कि किसी भी कला रूप में भारतीय स्वतंत्रता की चेतना न आए, ऐसा कोई मैसेज न आए कि भारत जो है या ये अंग्रेज जो है शासन जो हमारा हमारे ऊपर कर रहे हैं, वो हमारा शोषण कर रहे हैं, और शोषण के माध्यम से वो शोषण का विरोध हो, ऐसा कोई कंटेंट किसी भी कला फॉर्मेट में न आए। अंग्रेज ऐसा चाहते थे, इसलिए उन्होंने सेंसरशिप की थी। तो उपनिवेशवादी दौर का जो सिनेमा रहा है, उसमें क्योंकि एक्सप्रेशन का जो बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी उस तरीके से, इसलिए लोगों ने ऐसे विषय चुने, फिल्मकारों ने, जो लोगों को इंटरटेन तो करे, मनोरंजन तो करे उनका, लेकिन सोशली बहुत प्रोवोक कर पाए, सोशली बहुत जागरूक कर पाए, सामाजिक रूप से उनके पैदा कर पाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ हुआ यूं कि फिल्मों के जो कंटेंट लिए गए वो प्रायः माइथोलॉजिकल लिए, पौराणिक विषय लिए, मिथकीय विषय लिए। क्यों? क्योंकि उसमें रहस्य है, चमत्कार है, रोमांच है, तिलिस्म है, लेकिन सामाजिक रूप से कोई क्रांतिकारी दर्शन उसमें नहीं दिखाई पड़ता। तो ये सहूलियत थी भारतीय सिनेमा निर्माताओं के लिए भी, और अ, अंग्रेजों के लिए भी, कि भाई चलो हमको कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर। लेकिन चूंकि उसी के अंदर से पूरे देश में आप जानते हैं 1857 से इंडियन रेनेसां शुरू हो चुका था, भारतीय नवजागरण शुरू हो चुका था। तो अभिव्यक्ति के और जितने माध्यम थे, चाहे वो जर्नलिज्म था, पत्रकारिता था, कि या वो साहित्य लेखन था, चाहे वो जो रंगमंची कला थी, थिएटर आर्ट जिसको बोलते हैं, वो था, पत्र पत्रिकाएं थी, सभी गतिविधियों में कहीं न कहीं दबे हुए ही सही, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ एक जागरण की चेतना काम कर रही थी। लिटरेचर में तो आ ही गया था, आप जानते हैं 1915 के आसपास जो प्रेमचंद का लेखन है, उसमें धीरे धीरे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय जनता को जागृत करने का काम किया था। उससे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था हिंदी में अपने साहित्य के माध्यम से। वो कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की पत्रिकाएं निकालते। इन पत्रिकाओं में भी उन्होंने कहीं न कहीं अपने तरीके से एक जागरूकता लाने की कोशिश की थी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ। इसका स्वर बहुत तीव्र नहीं था, बहुत प्रखर नहीं था, लेकिन था, और ये शुरुआती दौर था। इसलिए आप देखेंगे कि भारतीय लोगों को पुनर्जागृत करने की कोशिश की जा रही कि आप जगिए और अपने आप को पहचानिए, और ये मान के चलिए कि आप गुलाम रहना आपकी नियत ही नहीं है, आप इसे बदलने की कोशिश करिए। तो साहित्य में जो था, तो ऐसा नहीं कि सिनेमा उसे अछूता रह जाता। भले ही सिनेमा एक महंगा अध्ययन है, महंगा मीडियम है, और इस सिनेमा निर्माता इस तरह का रिस्क लेना नहीं चाहता जल्दी, कि हम पैसा भी बहुत लगाएं और हमारी चीजें रिलीज भी ना हो, बंद हो जाए, उसमें कंटेंट ऐसा आ जाए जो डिस्प्यूट क्रिएट कर दे, विवादित हो जाए। तो नहीं चाहते थे शुरुआती दौर में। बावजूद उसके आप देखेंगे कि माइथोलॉजी की जगह को रिप्लेस करती है हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास आप जानते हैं डॉक्यूमेंटेड होता है, और इतिहास में कल्पनाएं कम होती हैं, रियलिटी अधिक होती है। तो कहीं ना कहीं एक रियलिस्टिक अप्रोच सिनेमा में दिखता है, और कई सारी ऐसे फिल्में आती हैं जो प्रतिरोध का सौंदर्य शास्त्र रचती है ना, एस्थेटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध करना, हमको विरोध तो करना है। अब ये अलग बात है कि फला राजा किसी अत्याचारी राजा पर विरोध कर रहा था, हमें दिखाया जा रहा था,
लेकिन वो सिंबलाइज हो रहा था कि अगर कोई अत्याचारी शासन है उसका विरोध लोग कर सकते हैं, जनता कर सकते हैं। तो सिनेमा के माध्यम से वो चीजें धीरे धीरे आ रही थी भारतवाद वाले दौर में। फिर कलात्मक यथार्थवाद का दौर यहीं से आप समझिए कि शुरू होता है, जो रियलिस्टिक अप्रोच की मैं बात कर रहा था। तो आर्टिस्टिक रियलिज्म जिसको बोलते हैं, कला भी है और उसमें एक रियलिटी भी है, उस तरह की फिल्मों का आना। उस तरह की फिल्मों में देखिएगा जो सामाजिक कुरीतियां थी, जैसे अनमेल विवाह होता था, दहेज इतना प्रबल था कि बूढ़े बूढ़े लोगों से शादी युवती बच्चियों की लड़कियों की करा दी जाती थी। हिंदी में एक उपन्यास भी है, निर्मला, प्रेमचंद का। तो ये सामाजिक यथार्थ था, सामाजिक सच्चाई थी कि ऐसा हो रहा था। इसके अलावा छुआछूत की घटना भारतीय समाज में बहुत पहले से रही है। जाति जाति के आधार पर जो कास्टिज्म बोलते हैं, भेदभाव की भावना हो रही है। कई तरह की धार्मिक कुरीतियां हमारे यहाँ रही है। तो न जाने कितने तरह की सामाजिक समस्याएं रही हैं जिनको कलात्मक यथार्थवादी फिल्मों में धीरे धीरे लाने की कोशिश शुरू की गई। उसके बाद समाजवाद या सामाजिक यथार्थवाद का दौर आता है। ये दौर तब आता है जब मार्क्सिज्म की थियोरी, कार्ल मार्क्स जो जर्मनी के फिलोसफर थे, उनकी थियोरी धीरे धीरे दुनिया में प्रचलित होती है। और कार्ल मार्क्स ने एक नारा दिया था, दुनिया दुनिया के मजदूरों एक हो। उनका ये मानना था कि दुनिया में जहां भी दो तरह के क्लास का क्लास स्ट्रक्चर है, एक कैपिटलिस्ट है, एक प्रोलेटेरियत है। कैपिटलिस्ट वो जो जिसके पास पूंजी है, कैपिटल है, और जो पूंजी को इन्वेस्ट करता है और प्रोडक्शन, मुनाफे के लिए। और प्रोलेटेरियत वो है जिसके पास पूंजी नहीं है, बट वो क्या इन्वेस्ट करता है, तो अपना परिश्रम, अपनी मेहनत इन्वेस्ट करता है, और जिसके चलते उसको एक मजदूरी मिलती है। तो मार्क्स का ये मानना था कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो क्योंकि पूंजी लगाते हैं, श्रम नहीं लगाते, इसलिए ये मान के चलते हैं कि हमारा इस पर अधिकार है। उत्पादन का जो मीडियम्स है, प्रोडक्शन के जो मीडियम्स हैं, मोड्स हैं, उस पर उनका अधिकार है। इसलिए वे जो भी मुनाफा होगा उसमें सबसे ज्यादा वही, उसी के हकदार वही है। आप इसको सिंपली इस तरह से सोचिए कि टाटा कंपनी में भी प्रोडक्शन होता है। उसमें कंपनी के कुछ ऑफिसर्स हैं जो मजदूरी नहीं करते, लेकिन कुछ मजदूर हैं, चाहे ठेका मजदूर हो चाहे और भी हो, जो 2000 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर अपने को खतरे में डाल करके लोहा गलाने का काम या अन्य खतरनाक काम करते हैं। तो अब जो लाभ होगा उस प्रोडक्शन से, कैपिटलिस्ट थ्योरी कहती है कि जिसका पैसा लगा है उसको लाभ लेना होगा, लेकिन मार्क्सिस्ट थ्योरी कहती है कि ये गलत है, दोनों इक्वल है। अगर आपके पास पूंजी है तो आप वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप श्रम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मजदूर के पास पूंजी नहीं है तो श्रम है, तो वो श्रम इन्वेस्ट कर रहा है। तो जो भी प्रोडक्ट आउटपुट होगा, जो भी लाभ होगा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने इक्विलिब्रियम की बात की थी, साम्यवाद या कम्युनिज्म की बात की थी कि इसलिए उनको कम्युनिस्ट कहा गया, साम्यवादी कहा गया। सब समान रहे, भले ही वो पूंजी नहीं लगा रहा, लेकिन उसका भी उतना ही अधिकार है। ये थियरी बड़ी पॉपुलर हुई, और खासकर उन देशों में पॉपुलर हुई जहाँ पे इंडस्ट्रियलिज्म चल रहा था, औद्योगिकरण तेजी से हो रहा था, उद्योग धंधे लग रहे। तो भारत में भी ये थियरी आई क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ भी कुछ उद्योग धंधे लगाने शुरू कर दिए थे, बंबई में और जहाँ भी समुद्री इलाका था वहां पे, जहाँ वो आए थे शुरू शुरू में। तो आप ये देखेंगे कि अ, इस विचारधारा के लोकप्रिय होने से जो मजदूर वर्ग था या सर्वहारा वर्ग था, जिसे प्रोलेटेरियत कहा गया, उस वर्ग में अपनी सामाजिक स्थिति को बदलने की चेतना आती है। वो जागरूक होता है और कहीं ना कहीं वो यह आवाज उठाना शुरू करता है कि हमें हमें भी न्याय मिले, हमें भी सामाजिक रूप से न्याय मिले। ये दौर 1935-40 के आसपास हिंदी साहित्य में तो आ ही जाता है, सिनेमा में थोड़ा देर से आता है लेकिन आता है। तो सामाजिक यथार्थवाद से जुड़ी हुई फिल्में बहुत आती हैं, जिसमें आप देखेंगे कि सामाजिक चेतना बहुत ज्यादा है। पहले भारतीय समाज की जो आर्थिक स्थिति थी उससे जुड़ी हुई चीजें, फिर धीरे 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 जो उद्योग धंधे लगे थे, जिसके चलते एक नगरीय संस्कृति या शहरी संस्कृति बनी थी, उसका भी
उस शहरी संस्कृति में कैसे सामाजिक चेतना आ रही है, उससे जुड़ी हुई फिल्में भी बनी। तो उसके बाद उत्तर औपनिवेशिक दृष्टि आती है, की बात हम करते हैं। उत्तर औपनिवेशिक मतलब 1947 के बाद जब अंग्रेज यहाँ से चले गए, तब हिंदी फिल्मों में एक नया रुझान आता है। अब जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्योग बहुत तेजी से उद्योग धंधे लगाए थे, और गांव से लोगों का पलायन हो गया था शहरों की तरफ। तो अंग्रेजों के जाने के बाद दो तीन तरह की घटनाएं हमारे समाज में घटी थी। एक तो हुआ था विभाजन भारत और पाकिस्तान का। अब तक सारी लड़ाई जो हिंदू मुसलमान भाइयों बहनों ने मिल के लड़ी थी, वो अचानक से एक रात को बदल जाते हैं। और किसी को बताया जाता है कि आपका मुल्क पाकिस्तान है, किसी को कहा जाता है कि आपका वतन हिंदुस्तान है। और वो जो अंधेर गर्दी बस्ती है, जो हत्याएं, लूट, बलात्कार, वो जो घटनाएं पूरी घटनी, बड़ी दारुण कथाएं हैं। अपने ही जो अभी तक प्रिय थे अचानक से शत्रु बन गए थे, तो अंग्रेजों ने जाते जाते ये जहर बो दिया था भारतीय समाज कि वो जहर आज भी रह रह के अपना असर तो दिखाता ही है। सांप्रदायिकता का जहर, डिवाइड एंड रूल का जहर। तो एक तो ये घटना घटी जो हमें तोड़ दी, मतलब भारत की जो साझी संस्कृति थी उसको कहीं ना कहीं उसने तोड़ा। दूसरा ये था कि उद्योग धंधे लगे। मानना था जवाहरलाल नेहरू का कि दुनिया के तमाम देश जो है इसलिए डेवलप हो पाए क्योंकि वो सेल्फ डिपेंड हुए, और सेल्फ डिपेंड इसलिए हुए कि उन्होंने अपने यहाँ प्रोडक्शन किया, उद्योग धंधे लगाए, आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं किया, मैन्युफैक्चर की। उन्होंने कहा भारत में भी ये सब लगना चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं के तहत जो है बहुत सारे उद्योग धंधे लगे, और शहरों एक नई आप कह सकते हैं कि मध्यम वर्गीय संस्कृति डेवलप हुई। गांव छोड़ करके जो युवा थे वो शहरों की तरफ जाने लगे। उनको लगता था कि गांव में तो भाई कुछ है नहीं, खेती किसानी में क्या रखा है, सुविधाएं भी नहीं थी खेती किसानी में। अगर मौसम का मार पड़ गया, मौसम की मार पड़ गई तो पूरी पूरी फसल बर्बाद। इस साल भर फाके पड़ते थे उनको, खाना भी मुश्किल हो जाता था। उनको लगा कि एक बेहतर जीवन शहर में मिल सकता है, कम से कम एक बधी हुई सैलरी तो मिलेगी जिसे हम खरीद कर खाएंगे। तो वे लोग शहरों की तरफ पलायन बहुत ज्यादा होता है। दुनिया भर के जो आप जानते हैं टाटा कंपनी कब लगी थी, कोई बताएगा? टाटा कंपनी की स्थापना कब हुई थी, कोई बताएगा? अंकिता शर्मा बताएं। सर कौन सी कंपनी सर? टाटा कंपनी 1907 या 1909 शायद। सर मुझे नहीं गुड। पता है। हाँ ना, गुड गुड, बहुत अच्छे। 1907 में ही 1907 में ही लगी थी, और 2007 में इसके 100 साल पूरे हुए। ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए, मौसमी की आवाज आ रही। तो आप ये जानते हैं कि 1907 यानी आप जानते हैं आजादी मिले 40 साल पहले ये कंपनी यहाँ पे लगी थी, साक्षी में, काली माटी में। तो अब जहां पर भी रोजगार की तलाश में यहाँ पर कोई रहता थोड़े था, ये तो जनजातीय क्षेत्र था। और जैसे जंगल है, अभी आप चले जाइए चाईबासा से सुदूर जंगल में या उधर सलमा में, तो सब जंगली इलाका है। उसी तरह से जंगल से गाँव हुआ कर साक्षी बोलते थे। लेकिन पारसी जो जमशेदी नसरवानी प्रताप थे वो आए और उन्होंने खोजा, तलाशा, और यहाँ पर लगा कि आयरन ओर्स है, यहाँ पर काम हो सकता है, तो उन्होंने इंडस्ट्री लगाई। अब यहाँ पर उस समय लोगों को नौकरी समझ लीजिए कि कौड़ी के भाव मिलती थी। मतलब आप आराम से बस घूमते फिरते चले आइए, आप यहाँ पे नौकरी करिए, क्योंकि यहाँ भी जरूरत थी इंडस्ट्री को काम करने वालों की। तो भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए, और अभी कितनी पीढ़ियां यहाँ पे रह रही हैं, आप लोग को खुद नहीं पता होगा कि अब आपका गांव कहाँ है, कहाँ से आए। अगर होंगे परिवार में बड़े बुजुर्ग तो पता होगा, नहीं तो इतनी पुरानी जनरेशन यहाँ पे हो चुकी है। कई लोगों का जन्म यही हुआ, यही पले बढ़े, उन्होंने जाना ही नहीं मेरा गांव कहाँ है, घर कहाँ है। तो आ, ये जो आजादी के बाद जो विभाजन हुआ, उसके साथ साथ ये जो भारत निर्माण का एक सपना देखा गया था कि उद्योग धंधे लगाए जाएंगे पंचवर्षीय योजनाओं के तहत, उसके चलते गांवों से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। तो सिनेमा में आप देखिएगा कि दो तरह के सिनेमा उस दौर के दिख रहे हैं। एक तो ये कि मिडिल क्लास जो शहरों में रह रहा है, उसका जीवन सिनेमा के केंद्र में आ जाता है, उसके जीवन की कथाएं आ जाती हैं। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं क्योंकि गांव से छूटने का दर्द है, तो गांव भी उस दौर के सिनेमा में किसी और रूप में से लेकिन आ रहा था।
फिर वाणिज्यवाद या कमर्शियलिज्म का दौर आता है, जो हमारे यहाँ आर्थिक उदारीकरण, दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो 1991 में एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मनमोहन सिंह की सरकार थी। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे संभवतः। हाँ, और उन्होंने कहा था कि मुक्त व्यापार होना चाहिए। भारत तभी तरक्की कर सकता है जब दुनिया भर से भारत व्यापार करे और भारत में दुनिया भर व्यापार करे। तो इस तरह की सोच थी उन्होंने, और भारत के व्यापार के दरवाजे खोल दिए। बहुत सारे कानूनों को शिथिल कर दिया गया। विदेशी कंपनियां भारत में आकर के अपना बिजनेस कर सकती थी, भारत की बहुत सारी कंपनियां कर सकती थी। उसके टर्म्स कंडीशन बनाए गए थे। जो लोग कंपनी लॉ पढ़ते हैं, कानून पढ़ते हैं या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ते हैं, वो इस बात को समझेंगे बेहतर तरीके से। लेकिन इससे ये हुआ कि विदेशी संस्कृतियों से आना जाना जुड़ा होना शुरू हुआ। तो आप देखेंगे अचानक से हिंदी फिल्मों में, उसके पहले से थोड़ा हो ही रहा था और एकदम बाढ़ आ गई। हिंदी फिल्मों की शूटिंग जो है अचानक विदेशों में बहुत होने लगी। ये बहुत बड़ा परिवर्तन था, जिसकी 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 बात मैंने शुरू में राही मासूम रजा के हवाले से पहले क्लास में की। उन्होंने दुख जताया था कि कहानी तो भारत की है, लेकिन उसमें जो लोकेशन है वो विदेशी दिखाए जा रहे हैं। तो ये था क्योंकि वो आर्थिक परिवर्तन हो रहा था, और चूंकि सिनेमा भी एक इंडस्ट्री के रूप में तब्दील हो चुका था, इसलिए उसमें भी आपको विदेश ज्यादा दिखाई पड़ेगा। विदेशी लोगों ने इन्वेस्ट किया है हिंदी सिनेमा में। और आप देखेंगे कि यहीं से, इसी आर्थिक उदारीकरण के दौर से बम्बई में हिंदी सिनेमा में जिसको कहते हैं कि डॉन कल्चर या माफिया कल्चर का प्रवेश होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पूंजी बहुत आने लगती है, दुनिया भर से हवाला के पैसे लगने लगते हैं, विदेशी ब्लैक मनी को व्हाइट करने का अवसर बनने लगता है। तो आप देखेंगे कि जो बहुत सारी फिल्में हैं, आप उस दौर की देखेंगे, नाम भी मैं नहीं लेना चाहता किसी का, न किसी व्यक्ति का, क्योंकि उस दौर की फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा बहुत लगता था। तो वो एक तरीका था ब्लैक को व्हाइट करने का। लेकिन ये दौर चला, और अब तो खैर वो तो एक आदत बन चुकी है। उसके बाद वित्तीय पूंजीवाद, जिसको फिनेंशियल कैपिटलिज्म बोलते हैं, इसका दौर आता है। कोई है इकोनॉमिक्स का ऑनर्स का बच्चा इसमें? अंकिता आप ही तो है। यस सर। क्या आप डिफाइन करना चाहेंगे कि ये क्या है, वित्तीय पूंजीवाद या फिनेंशियल कैपिटलिज्म? नहीं सर, नहीं पता। देखो, मैं बता रहा हूँ, मैं तो हिंदी का हूँ, लेकिन मैं जितना समझता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे टोकना। मैं जो समझता हूँ कि जो औद्योगिक पूंजीवाद है, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है, वह दरअसल मैन्युफैक्चरिंग कल्चर से जुड़ा हुआ। आप उद्योग धंधे लगाते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं अपनी पूंजी, अपना श्रम, अपना रॉ मटेरियल, ठीक है। और उसके बाद लागत लगाने के बाद जो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है, उसमें जो मुनाफा होता है उसको आप बेच करके निकालते हैं। तो एक लंबा प्रोसेस है कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस को सामना करना है, पूंजी भी ज्यादा लगानी है, अधिक से अधिक लोगों को काम देना है, फिर वो पूरी प्रक्रिया में जाना है मैन्युफैक्चरिंग की। जो फिनेंशियल कैपिटलिज्म है वो खाली मार्केटिंग पर विश्वास करती है कि उसको इन्वेस्ट कुछ नहीं करना है। मतलब इन्वेस्ट इन द सेंस की फिजिकल इन्वेस्टमेंट, कोई फैक्ट्री लगाना, मजदूरों को रखना, रॉ मटेरियल लगाना, कुछ नहीं। वो मार्केटिंग काम करता है कि बनाए कोई, खरीदे कोई, हम बीच में बेचेंगे और कमीशन कमाएंगे। जैसे जितने ऑनलाइन एप्स हैं, फ्लिपकार्ट से लेकर अमेजन तक, कोई बनाता थोड़े ही। ये अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर है उनसे संपर्क करके बीच का मुनाफा वो कमाते हैं, बिना कुछ लगाए। सिर्फ एक ऐप के सहारे वो इतना पैसा कमाते हैं। ओला जो कंपनी है कार वाली, के मालिक के पास, ओला की कंपनी की अपनी कोई कार नहीं है। वो आम लोगों की कार को ही उसने ऐप के जरिए जोड़ रखा है, एक ग्राहक बना दिया, एक वर्ग सप्लायर हो गया। तो आपस में ही सबको वो क्रेता और विक्रेता बना दिया, और क्योंकि वो बना दिया, मीडियम वो है, इसलिए वो कमा रहा है सबसे पहले। यही है वित्तीय पूंजीवाद, जो श्रम की अपेक्षा सेवा पर, गुड्स की अपेक्षा सर्विस पर ज्यादा बल देती है। और सेवा में क्या है? सेवा एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, एक अमूर्त अवधारणा है।
और जिसको आप सर्विस टैक्स के रूप में कहते हैं कि ये सेवा है, ये सेवा है। तो ये एक तरह की आप कह सकते हैं कि जो श्रमहीन आमदनी है उसकी बात की जा रही है कि बिना पैसा लगाए आप, बिना श्रम लगाए और बिना पूंजी लगाए आप कमा सकते हैं। तो ये एक तरह का वित्तीय पूंजीवाद का ही दौर हमारा समय चल रहा है। और इसका लीडर अमेरिका है। आप जानते हैं कि अमेरिका जो एप्पल फोन भी बेचता है ना, जिसको इतने महंगे बेचा जाता है, वह भी अमेरिका में नहीं बनता, वो चाइना में बनता है। और दुनिया के तमाम फोन चाइना में ही बनते हैं, चाहे आप जिस ब्रांड का लें, वीवो लें, ओप्पो लें, सैमसंग लें, सब चाइना में बनता है, मेड इन चाइना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप है और लेबर कास्ट कम है। तो वहां से बनवा लेते हैं, फिर अपना खाली ब्रांड लगा करके वो बेचते हैं। यही है फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। इस दौर के इस दौर का जो सिनेमा है वो आपको दिखाई पड़ रहा है किसमें? जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के सिनेमा है, जिनको सो कॉल्ड रियलिस्टिक सिनेमा कहा जा रहा है। इनसे ज्यादा रियल कोई सिनेमा आज तक बना नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। ये फाइनेंशियल कैपिटलिज्म का ही प्रभाव है कि ओटीटी चैनल्स जैसी चीजें आपको, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, है ना, और क्या क्या है, डिज्नी हॉटस्टार, न जाने कितने प्लेटफॉर्म बन गए हैं जिस पर आपको ये इस तरह के सिनेमा दिखाए जा रहे हैं, जिनका टाइम आधे घंटे का होता है। तो क्या बोलते हैं, और एक तरफ चलता है इस तरह के सिनेमा को वेब सीरीज। वेब सीरीज जो सिनेमा है, फॉर्मेट भी बदला है, और इस फॉर्मेट के बदलने के पीछे वो जो आर्थिक सामाजिक कारण है वो है, क्योंकि कम अवधि की सिनेमा बनाने में ज्यादा पूंजी नहीं लगती। आप बस एक कैमरा लेकर के कुछ कम लोगों के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगे कलाकार भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको लोकेशन कोई बहुत ज्यादा डेकोरेट करना नहीं पड़ता, क्योंकि आप रियलिस्टिक बनाते हैं। जो रियल सिचुएशन है, रियल लोकेशन है, उसी पर शूट कर लेते हैं। एक बंद कमरे में भी शूट हो जाता है। प्लस सोशल मीडिया, या जो इसको कहते हैं कि ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, अ, जिसके दर्शक बहुत ज्यादा हैं और कम समय में कंटेंट को देखना चाहते हैं अधिक से अधिक, उनको मनोरंजक चीजें चाहिए, थोड़ा सा सेंसेशन पैदा करने वाली चीजें चाहिए। वो सारी चीजें इस दौर के सिनेमा ने, इस वित्तीय पूंजीवाद ने पैदा किया है, और वो सिनेमा में हमारे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। और क्रोनी कैपिटलिज्म को आप बताएंगे संचिता? आपको लग रहा है कि आप पकड़ा गए? नहीं क्रोनी, सर। नहीं कोई बात नहीं। क्रोनी कैपिटलिज्म जो होता है वो दरअसल इसको बोला गया है, आजकल का टर्म है, कि अगर कोई कहीं किसी भी देश की जो नीतियां वाली संस्था है, पॉलिसी मेकर एजेंसी है, वो ऐसी पॉलिसी बनाती है जो उसके रिलेटेड किसी कैपिटलिस्ट को फायदा पहुंचा रही हो, तो इसको क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं। इसको दूसरे शब्दों में भाई भतीजावाद पूंजीवाद भी कहते हैं, या सहचर पूंजीवाद भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार थी, और ऐसा सुनने में आया था, पता नहीं कितना सही है या गलत है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, बीजेपी, कांग्रेस, पॉलिटिकल पार्टी के कैरेक्टर्स आज का बहुत विश्वसनीय नहीं रह गए हैं। तो ये खबर ही मेरे लिए भी, लेकिन मैं इसको शेयर कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये एक समझ देता है कि व्हाट इज क्रोनी कैपिटलिज्म। कि कांग्रेस की संभवतः देश में सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और जो उस समय के राष्ट्रीय दामाद थे, प्रियंका जी के पति रॉबर्ट वाड्रा, वो थे, वो पीतल के व्यवसायी थे। तो राजस्थान में कोई विदेशी कंपनी, क्रेयंस एनर्जी या समथिंग, को पावर प्लांट लगाना था। तो ये कोई विदेशी संस्था है जो भारत सरकार को अप्रोच कर रही थी कानून के तहत कि हमको वहाँ पावर प्लांट लगाना है, हमको जमीन दीजिए। सरकार को पता था, सरकार को पॉलिसी बनानी थी कि भाई वहां से कैसे जमीनों को लिया जाए, कैसे वहां से जो लोग माइग्रेट होंगे उनको कैसे कंपनसेट किया जाए, कितने पैसे। वह जो लोकेशन चुना गया राजस्थान का, बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि उपेक्षित इलाका था, और रेत रेत ज्यादा रहती थी, कोई सुविधा नहीं थी कि किसान वहां पर खेती कर पाए। उस जमीन को चुना गया और कहा गया कि इस खेत से आपको कुछ फायदा तो मिलना नहीं है, तो आप 50,000 20,000 में लेकर के आप बेच दो, और आपको पूंजी मिल जाएगी, और आप जो है वो करिएगा,
आपको अगर पैसा मिल जाएगा फिर इसको सरकार इसके लिए कुछ ना करेगी। सरकार वो पॉलिसी बनाने से पहले, लेने से पहले रॉबर्ट वाड्रा को बताया गया कि रॉबर्ट वाड्रा वहां पहुंचते हैं। उसमें एक आईएएस ऑफिसर भी थे, अशोक खेमका, जिनका कई बार ट्रांसफर हुआ इस केस में। तो अशोक खेमका ने विरोध किया कि ये ठीक नहीं, रॉबर्ट वाड्रा खरीदने जमीन पहुंच गए थे कि हमको जमीन दे दो किसानों। उनको चूंकि पता था कि अब तो ये हमारी सरकार है, ये करने वाली है, तो अभी पॉलिसी आने से पहले उन्होंने जमीनें खरीद ली उन्हें पौने दाम पर, और उसके बाद वो पॉलिसी लाई जाती है। एक तरह से जो कंपनी, अब क्रेन्स कंपनी को खरीदना था वो रॉबर्ट वाड्रा से खरीदेगी, तो उसने उनको, उन्होंने वही जो 20,000 में जमीन ली थी उन्होंने 50 करोड़ में जमीन उन्होंने बेची। तो दैट इज क्रोनी कैपिटलिज्म। सत्ता में अगर आपके लोग बैठे हैं और आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, पूंजीवादी भी हैं, या आप कैपिटलिस्ट भी हैं, तो आपके फायदे नफे के अनुसार अगर कोई पॉलिसी बनाई जा रही हो, ये क्रोनी कैपिटलिज्म है और ये बेहद खतरनाक है। डेमोक्रेसी के लिए सबसे खतरनाक यही कंसेप्ट है। भाई जिनको निर्णय लेना है वो अपने रिश्तेदारों के हिसाब से निर्णय ले, पूरे देश को चूल्हे भाड़ में झोंक दे, किसानों के साथ छल कर दे, आम जनता के साथ छल कर दे, यह खतरनाक है। और उसका उदाहरण अभी भी आप देख रहे हैं कि किसान सड़क पर हैं। किसान सड़क पर क्यों है, क्यों कृषि कानून का विरोध हो रहा है, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि कहीं न कहीं क्रोनी कैपिटलिज्म जैसी चीजें इसमें भी दिखाई पड़ रही। तो इस व्यवस्था ने भी जो है आर्थिक संरचना को बदला है, देश की आर्थिक नीतियों को बदला है। इसलिए जितने कला रूप है उसमें भी परिवर्तन आपको दिखाई पड़ता है। सिनेमा में भी भाई भतीजावाद दिखाई पड़ता है, और इसी भाई भतीजावाद का परिणाम था कि एक होनहार युवा सुशांत सिंह राजपूत, जिनका नाम सुना होगा, तो उन्होंने सुसाइड किया, क्योंकि आपके पास प्रतिभा होकर के भी कुछ लोगों का कब्जा है जो आपको उभरने नहीं देना चाहते। वो अपने ही लोगों तक फिल्मों को और इस प्रोडक्शन को सीमित रखना चाहते। तो ऐसा भी है, सिनेमा का ये यथार्थ है, विचारधारा के तरफ ये बहुत बड़ा चेंज है कि भाई जितने सेलिब्रिटीज रहे हैं उनके ही बच्चों को सिनेमा में काम मिल रहा है, और बाकी लोगों के लिए सिनेमा की दुनिया स्ट्रगल की दुनिया है। अगर वो उद्योग है, सिनेमा एक इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री में हर प्रतिभाशाली व्यक्ति को, हर आम भारतीय को मौका मिलना चाहिए बराबरी से, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो अलग ही है कि भाई उन्हीं के बच्चे आएंगे जो ऑलरेडी सेलिब्रिटी है, और इसका इस समय बाढ़ आई हुई है ऐसे कलाकारों। और चौथा बिंदु जो है सत्ता, सिनेमा, सत्ता और जनता, इसको आप थोड़ा सा शामिल करिएगा। इसमें सेंसरशिप, कला और सत्ता, जन सरोकार, कला मूल्य और व्यावसायिकता कानून, ये भी उसमें कुछ न कुछ है चीजें। मैं और कुछ सामग्री देख करके आप लोग को भेजूंगा। तो ये फॉर्मेट अगर आप रखिएगा ना, तो आप सिनेमा की एक बड़ी अच्छी समझ बना पाएंगे अपने उत्तर के माध्यम से, और बातों को रख पाएंगे। सर कोई ये सब हम लोग हाँ, अलग से कॉपी में डिफाइन करके लिखेंगे ये बहुत अच्छा विस्तार। रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत ओके, विस्तार भले न करें, लेकिन संक्षेप में चीजों को जरूर शामिल कर, दो दो ये लाइन। आगे भी काम हाँ, आएगा ना। हाँ, दो दो लाइन, ओके, 3-3 लाइन, 4-4 लाइन, कुछ भी कर सकते हो आप। ओके तो ये, सर। हाँ, आपका आंसर बहुत रिच होगा इससे, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, और कोई सवाल है किसी के पास? नो सर।